है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, जी 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 जी, हाँ हाँ देवी के दरबार हाँ श्री नगरकोट धाम में हाँ। कांगड़ा महामाई के मंदिर में श्री प्रतीक त्रिवेदी भैया जी कहिन जी का स्वागत है। कांगड़ा के लोग, कांगड़े की जनता आपका स्वागत करती है। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो मां भगवती, कृपा करें आप सब पर। कांगड़ा, मैं 5 साल, ठीक 5 साल पहले मैं कांगड़ा आया था भैया जी कहीं शो लेकर, और मैंने बिल्कुल मंदिर के बाहर शो किया था। और मुझे याद है उस दिन थोड़ी बारिश थी, लेकिन शो मैंने किया था। आज सब कुछ अच्छा है। एक सफर, मैं देख रहा हूं महात्मा भी मौजूद हैं। नमः शिवाय, जय जय प्रभु। बहुत सारे लोग यहाँ पे आज कांगड़ा के लोग आए हैं, और मैं लगभग 1 घंटा यहाँ पे शो करने वाला हूं। जो ये जगह है कॉलेज रोड, इस कॉलेज रोड पे लगभग 1 घंटे मैं यहाँ पे रहूंगा। बाबू जी आपका भी मैं प्रणाम करता हूं, आपने मुझे इस योग्य समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी बात, यही है कुल मिला के भैया जी की बात, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इतना ही है कि आप पता नहीं कैसे बंधते हैं, पता नहीं आप मुझे कैसे बांधते हैं, ये मैं भी नहीं आज तक समझ पाया। लोग कहते हैं कहां से आती है बातचीत, मैं कहता हूं मुझे तो खुद भी नहीं पता कहां से आती है बातचीत, लेकिन आती है, आती है। आओ इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्ही से कह रहा हूं हुजूरे आली, मैं आंखें देख रहा हूं तुम्हारी। क्या नाम है? विजय कुमार पिंका। हाँ जी, अरे इनका नाम बोला, पिताजी थोड़ी ना पूछा है ना। हाँ जी, जरा पास आओ। विजय कुमार पिंका। विधि कुमार पिंका, पिंका, अरे है पिंका। पिंका जी, शाम बहुत अच्छी लग रही ना आपको? शाम ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, आप डांस कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डांस करते हुए तो मुझे अच्छा लगा, कि इसलिए मैंने आपसे बात करी। मैं तमाम सारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे थोड़ा थोड़ा बातचीत करते रहेंगे। मेहमान कुछ आ गए हैं, बीजेपी शायद अभी नहीं आई है, कहीं ट्रैफिक में फंसी है, आती होगी जी। मैं तब तक और सारे लोग आगे आगे नहीं आए, अच्छा जी, अच्छा आ रहे हैं, आ रहे, कोई बात नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ओ कोई टॉर्च है आपका चुनाव से, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मेरी बात सुनो नौजवान, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी चुनाव थोड़ा लंबा है, एनर्जी वेस्ट मत करो, बहुत काम आएगी। अभी बहुत लंबा चुनाव है, लड़ना है। ताकत बचा के रखो, चुनाव जीतने के बाद बहुत काम करना पड़ेगा। गला बैठ जाएगा आराम से, बहुत आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडा तो थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है ना जी, ज्यादा तो नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, सुमन बाला जी। सुमन बाला। सुमन जी यहीं की रहने वाली हाँ है? जी, मैं कांगड़ा से रहने वाली हूँ। कुछ काम, कोई काम करती हैं, कार्य करती हैं? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, बहुत अच्छा। दुनिया का सबसे कठिन और सबसे अच्छा कार्य जो है ये हाउस वाइफ वाला है, बहुत रिस्पेक्ट है इसकी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहती हैं आज के शो में? जी सर। जी बोलिए। सर मैं 4 लाइन प्रभावित हूँ, मैं पहले से पोंग डैम से प्रभावित हूँ, और मैं 1975 से हमें बेघर किया जा रहा है, और आज तक जी हमारी सरकार सुन ही नहीं रही। हमने मोदी जी से तक अपने पीएमसी के साथ भी सब कुछ बोला है कि हमारे जो भी था कागज। अच्छा, आप विस्थापित हैं वो 4 लेन वाले पे? हाँ जी। अच्छा, जो तो उसका मुआवजे को लेकर बात करिए। नहीं, कोई मुआवजा नहीं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, हम रोज बार बार घर नहीं बना सकते हैं। भाई देखिए, आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भगा दूंगा। रुकिए, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो या तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा, या तो मैं आपको भगा दूंगा। दो में से एक ही काम होगा। आप मुझको भगाना आसान है जी, भगा दो फिर, भगा दो बाबूजी, फिर क्या है। आप ताकतवर हो, आप शेर हो, हम तो लोमड़ी हैं, जयकाल हैं। भगा दो मुझे, क्या होगा। पर आप सोचो कि आप जिसको देखने आए थे, आप कितने बड़े क्या हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहां इकट्ठा हुए उसको देखने के लिए आप। जी हाँ माता जी, आप कुछ कह रही थी, बोलिए। हाँ जी,
पहले से हम 1975 से जब पोंग डैम बना था हम बोल रहे कि एक बिजली बनाएंगे हम, तो वो बिजली भी हमें नहीं मिली और विस्थापित कर दिया, हमें घरों से बेघर कर दिया। जब वो दर्द हमारे मम्मी पापा ने झेला है, सास ससुर ने झेला है। इसके बाद शादी हुई तो 4 लेन आ गया। हाँ जी, शादी हुई, फिर तीसरी बार हमें दोबारा से फिर 2016 से पीछे पड़े हुए हैं। हमने गरीबों ने बड़ी मुश्किल से अपने आशाएं बनाए हैं, ये बोल रहे हैं कि निकाल दो। कुछ ऐसे रसूखदार लोग हैं, उन्हें बचाया जा रहा है, गरीबों का कुछ नहीं। गरीबों का क्या होगा? रुके रहो, बंद करे रहो, टार्च अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास जी। तो क्या होगा, यही एक सवाल है। बाबूजी नमस्ते, कहां से आए हैं आप? कांगड़ा से। खड़े हुए कुछ आपने कागज आगे निकाल लिया, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता की खून पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों से जो पार्टी पैसा दिलाने का प्रयास करेगी, हिमाचल के पीड़ित लोग उसी पार्टी का हिमाचल विधानसभा चुनाव के समर्थन करेंगे तथा तहे दिल से उस पार्टी का धन्यवाद भी देंगे। लीजिए, बड़े पढ़ दिया आपका मुद्दा, बिल्कुल ठीक है ना? यही चिटफंड कंपनी से जो पैसा चला जाता है उसको लेकर। नौजवान खड़े हो, क्या नाम है आपका? संजीव जसवाल। संदीप जसवाल। संजीव जसवाल। जनाब क्या करते हैं आप? मैं सर अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र सेंटर के मुद्दे अलग हैं, स्टेट के अलग हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि चूंकि आप कांगड़ा में आए हैं। जी बिल्कुल। तो कांगड़ा की जनता सारी सुन रही है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र पिछले 20 साल से अपने पहचान की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ये मां भगवती का मंदिर होने के बावजूद, यहाँ ये पर्यटन स्थली होने के बावजूद अपनी पहचान खो चुका है। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो मोहतबर रहे हैं, उन्होंने आज तक इसे दरकिनार किया है। सिर्फ अभी रिसेंटली जिन्हें टिकट दी गई है बीजेपी से, उन्हें पहले वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जब वीरभद्र की सरकार थी, उन्हें लगा मुझे ठेके यहां मिलेंगे, तो वो ठेके लेने के लिए वहां चले गए। अब चूंकि माननीय वीरभद्र जी तो है नहीं, तो उन्हें लगा कि अब तो मेरा दाल गलने वाली नहीं है, तो वो उठ के बीजेपी में आ गए। और बीजेपी वालों की देखो, उन्होंने क्या किया कि अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जमीनी स्तर से काम किया, उन्हें दरकिनार कर दिया। तो ये तो हालत बीजेपी वालों की है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के जिनको टिकट मिली हुई है, वो पहले उठ के चले गए बीजेपी में, क्योंकि यहां तो कांग्रेस में दाल गलने वाली नहीं थी। तो वहां पे जब टिकट उनको मिल गई, बीजेपी के कार्यकर्ता को, तो वो फिर वापिस अपने कांग्रेस में आ गए। तो ये दल बदलने का जो कार्य चल रहा है, ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये बताएं कि यहाँ की जनता का रोजगार कहां है? रोजगार के नाम पे यहाँ पे ठगा गया है, नेता के भेष में ठेकेदारी की गई है। और इस चीज को समझिए, मैं आपका 5 मिनट का समय लूंगा इस चीज को लेकर। आप ये समझिए, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ के लिए अलॉट हुआ था, आज भी मसल में जाके देखिए, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, उसमें लिखा गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा, कांगड़ा एट नगरोटा। क्या वो नगरोटा के लिए दिया गया था? लेकिन जिनमें दम था वो ले गए। तो यहाँ पे माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी और जो विधायक थे वो भी कांग्रेस में नौजवान बोलते, जी बाबूजी कैसे हैं? कुछ खड़े हुई है, घुटनों में दर्द है क्या? खड़े हैं। क्या उम्र हो गई? उम्र हो गई हमारी 76 साल। 76 साल का? अभी तो 24-25 साल के लगते हैं आप। तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, पहले तो आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे लिए? अच्छा जी, कहिए। आपके चेहरे पे वो जादू है। मेरे चेहरे खींचे चलाता हूँ, जाता कहीं और हूँ, तेरी ओर चलाता हूँ। 5 साल पहले भी आपको यही देखा था, आप भी वैसे के वैसे हैं और वैसे का वैसा मैं हूँ, दोनों ही एक जैसे हैं। क्या बात है। लीजिए बाबूजी, आपके लिए। नहीं थैंक यू सो मच। बीजेपी के मैंने देखा कि प्रवक्ता आगे, मैं बातचीत तो रखता रहूंगा, जारी रखूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। जी मैं आता हूं। जी बाबूजी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं एक्स कैप्टन करनैल सिंह, नंदरूल मेरा गांव है। मैं भाजपा और कांग्रेस से प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक 20 साल से हम गांव वालों को ठग कर हमारा इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। मैं 15 साल हो गया मेरे को पेंशन हुए। एक बेसिक चीज है, प्राइमरी नीड है हमारी, पानी की समस्या। जो इंसान कहां पे? ये नंदरूल जनती माता के पीछे कांगड़ा की जो ओल्ड फोर्ट है, पानी की समस्या, बड़ी समस्या। जी विशाल चौहान जी, भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां फंस गए थे विशाल जी? आ ही गए, बच के आ गए ना। बड़े सवाल हैं, यहां भी नहीं बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओंकार राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ओंकार जी। पंकज पंडित जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राजेंद्र मनाज साहब, अध्यक्ष OPS ओल्ड पेंशन स्कीम
मिल ही गए आखिर आप हमको। 6-7 दिन से ढूंढ रहा था आपको, कौन आदमी होगा, कौन आदमी होगा, आप ही थे। बड़ा परेशान कर रखा है आपने सारे लोगों को। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन, ठीक है, मैं इस सवाल पर भी आऊंगा, इस मुद्दे पर भी आऊंगा। जी मैम खड़ी हुई है, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर, मेरा नाम निशा है, धर्मशाला से हूँ। हाँ। और हिंदू महासभा से हूँ। अच्छा। और मैं कांग्रेस और भाजपा के जो भी नेतागण हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हाँ। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। कि आप लोग महिलाओं को कहते हैं कि समानता, समानता का अधिकार, 68 सीट्स पर मुझे बताई जाए कि कितनी महिलाओं को आपने उतारा है, फिर कहां से आप समानता की बातें करते हैं? महिलाओं के लिए आपने कितनी सीट रिजर्व करी, कितने सीट दी, तो आप बताएं कि हमें कहां रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो ये एक सवाल है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और आप तो आजकल सब जगह पूजे जा रहे हैं, गणेश जी हैं आप। ओल्ड पेंशन स्कीम हर जगह पूछे जा रहे हैं, जहां जहां जाता हूं मैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी कुछ एडजस्ट। अरे बाबूजी आप यहां कैसे आ गए? अरे अंदर आइए, अरे ओहो, ये तो कैनॉट प्लेस वाले हैं, यहां कैसे आ गए? आपके लिए नहीं तो कैनॉट प्लेस से चल के यहां आ गए। रोड पे से जाएंगे आप, और क्या? अरे कमाल करते हैं आप, वहां घर है, यहां कैसे, क्यों का है? अरे नहीं हिमाचल के रहने वाले हैं आप? नहीं, ऐसी क्या बात है, हिमाचल भी तो हमारा ही है, हम भारतवासी हैं, हिमाचल भी हमारा है। अरे बाबूजी तो ठंड में कहां चल के यहां क्यों आए? सभी से अपील करता हूं कि अपना वोट जाया ना करें, ऐसी पार्टी को दें जो कि तुम्हारे लिए कोई काम कर सके। क्या बात, बाबूजी अंदर आइए। जहां मैं रोज शो करता हूं कैनॉट प्लेस में, अगर आप शो उठा के देखेंगे तो एक सज्जन बैठे रहते हैं चुपचाप, और ये वही शख्स है जो यहाँ पे। यहाँ क्यों इतनी दूर बाबूजी आने की जरूरत नहीं थी। ऐसा है, ये हाँ। आपका प्यार हिट के लाया है। बड़ा जबरदस्त प्यार है मेरा, मानने को कोई तैयार नहीं, लेकिन आप उसको माने जा रहे हैं। हम तो मानेंगे मानेंगे। चलिए साहब, बाबूजी बहुत बहुत शुक्रिया, भी मान रही है। थैंक यू सो मच। सवाल यह है कि बीजेपी को पहले मैंने सवाल दिया और उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं गिनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि विमान पट्टी जो है उसका विस्तार होगा। मैं आ रहा हूं सबके पास। विमान पट्टी है उसका विस्तार होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही थी, 4 लेन की बात कही थी, और आईटी पार्क की बात कही थी। ये बड़े मुद्दे हैं जो इस पर बात हुई थी। और कोई मुद्दा जोड़ना चाहे तो जोड़ दे फटाफट, मैं डिबेट शुरू करेंगे या थोड़ी देर में करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? सौरभ वैद। सौरभ वैद। वैद साहब, क्या काम करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में? तो आपका तो मुद्दा मुझे मालूम है क्या है। पूरा हिमाचल हिलाए हुए हैं आप जनाब, है ना। खैर एनीवे, बीजेपी। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने का आपने यहाँ मौका दिया है। शुक्रिया। और जैसे कि बात हो रही है, हिमाचल के अंदर कई मुद्दे हैं, और कांगड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की सरकार ने ईमानदारी से लोगों का काम करने का प्रयास किया। 4 लेन की बात कर रहे हैं, 4 लेन का काम जो है, 4 लेन देन जो है मोदी सरकार की देन है, और हिमाचल में उसका काम शुरू हो गया है। कांगड़ा से मंडी का 4 लेन का काम चला है। इसके साथ जो कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, हिमाचल में शिमला में एक यूनिवर्सिटी होती थी, एचपी यूनिवर्सिटी, उसके बाद मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली है। आईआईटी मंडी में खोलने का काम किया है, आईआईएम नाहन में खोलने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 2012 के चुनाव से पहले 5 दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोरी घोषणा केवल कांग्रेस ने की थी, और 12 से 17 तक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रही। और उसमें क्या कदम किया, ये कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब हमारी सरकार आती है, केवल घोषणा की थी, हम उसका भूमि का चयन भी करते हैं, देहरा में और धर्मशाला में उस लैंड का डिमार्केशन भी करते हैं, सारी क्लियरेंस भी करते हैं, टेंडर भी कर दिया, और यूनिवर्सिटी बनने वाली भी है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हम बनाने वाले हैं। शाहपुर के लोगों को भी ये विषय है शाहपुर का, कि वहां पर टेम्परेरी कैंपस खोला गया है, तो टेम्परेरी कैंपस। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जी कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जी विजय कुमार बोल। विजय जी यहीं के कांगड़ा के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं कुल्लू का हूँ सर। कुल्लू के रहने वाले हैं, तो कांगड़ा में कैसे आना हुआ? सर मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में? जी गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में। हिमाचल में मैंने कहा कि 1.5 से 2% है जो सरकारी कर्मचारी या राज्य कर्मचारी है, और वो हवा किसी की भी बदलने में बहुत काबिल है। और मैं एक चीज और बता दूं कांगड़ा के बारे में जो बड़ा मशहूर है, कि सत्ता की चाबी अगर कहीं हिमाचल की है तो वो यहीं कांगड़ा से है। यहीं से पता चलता है कि चुनाव किस तरफ जाएगा, इधर या इधर। पाजी इधर या इधर।
जी हाँ, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, उधर हाफ लाइन है, तो पता चल जाता है कि कौन किधर जाएगा। 15 सीटें हैं। अगर पुरानी चुनावी समीकरण बताएं तो 11 थी शायद बीजेपी के पास, 3 थी कांग्रेस के पास, 1 ही निर्दलीय के पास। तो 15 सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं हैं पूरे हिमाचल में तो वह कांगड़ा में है। और सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी यह तय होता है कांगड़ा से। जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड ना। कांगड़ा से ही होता है। ये सत्ता की चाबी हमेशा कांगड़ा की ही रही है। ये सबसे बड़ा जिला है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भाई साहब ने कहा, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हिमाचल में कांग्रेस के टाइम में भी आई थी। हाँ, हाँ, और मेरा जो क्षेत्र है शाहपुर, हाँ, हाँ, वहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है जी। वो गवर्नमेंट कॉलेज में खोली गई और उसके बाद उसको डिवीजन हुआ। किसी ने कहा देरा ले जाओ, किसी ने कहा धर्मशाला ले जाओ। एक्चुअली यहाँ राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ आए थे, ये कांग्रेस की ही देन थी। इसको तो इन्होंने डिवाइड ही किया है, किसी ने किधर कर दिया, किसी ने किधर। एक बात और इन्होंने कही कि हम ईमानदार से काम करते हैं। ईमानदारी का मैं थोड़ा मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हमारी जो विधायिका हैं बीजेपी से हैं और यहाँ वो मंत्री भी रही हैं, सामाजिक न्याय मंत्री। वो सामाजिक न्याय मंत्री थी तो उन पे इन्हीं की पार्टी के एक राकेश चौहान ने एलिगेशन लगाया कि इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और हेरा फेरी की है। बोलने का मकसद ये है। और उस पे जो सरकार है उसको पत्र लिखा उन्होंने श्रीमान नड्डा। जी, मैं आया जनाब, आया। जी जनाब, गले हाँ जो जनता के बाद आ गया, जनता का शो है यार, बिल्कुल मुझे मालूम। खड़े होइए बाबू जी, क्या नाम है? राजीव जी राजीव जी, बोलिए। देखिए, जो भाजपा प्रवक्ता अभी बता रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऊपर, तो मैं उनकी इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर कॉलेज में स्थापित किया गया और भाजपा की उस समय सरकार थी। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए जो ज्वाला जी का एक सराय भवन है, वो सराय भवन खाली करा दिया और तत्कालीन जो वीसी वहां पे हुआ करते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि सरायों में से केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं चला करते। आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चलते केंद्रीय विश्वविद्यालय छिन्न भिन्न हो चुका है, खंड खंड में विभाजित हो चुका है और इसके लिए शर्म आनी चाहिए दोनों दलों को। जी जनाब, क्या नाम है आपका? सर मुनीश। मुनीश जी, कहाँ रहने वाले हैं? सर लोकल कांगड़ा के। यही कांगड़ा में? क्या काम करते हैं? सर बिजनेसमैन है, दुकान करते हैं। मोबाइल की ये दुकान है क्या? नहीं सर। मोबाइल चालू कैसे चला है? नहीं सर, बंद है। हाँ बंद है सर। हाँ बोलिए। सर हिमाचल में सबसे बड़ी देन जो है बीजेपी की, वो हिम केयर योजना है। अरे यहाँ गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम जो हुआ है, मुफ्त में इलाज का है सर। अरे मुझे ये ना बताइए, मुझे बताइए कि इस बार क्या होने वाला है? सर भाजपा जीतेगी कांगड़ा से। हाँ जी, जाने वाली है। आ गया। हाँ जी, भाजपा के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं। बाबूजी बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, कहाँ से? वो तो मैंने सुन लिया, पानी की समस्या। हाँ जी, कि हमने आ रहा हूँ। जी जनाब, आ रहा हूँ सर, आप वेट करिए, आ रहा हूँ। आपने एक हवाई अड्डा विस्तार की बात पूछी हाँ, थी हाँ। बीजेपी वालों से। हाँ। मैं बीजेपी के विशाल चौहान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो इनका विधायक इस वक्त है वो बोलता है कि यहाँ पे विस्तार नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कर पाएंगे? जी बिल्कुल सवाल का जवाब देंगे, वो बिल्कुल सवाल का जवाब देंगे। जी कैसे हैं आप? आइए पास, आइए, मेरे बहुत दूर खड़े हैं, उतनी दूर कैसे आएंगे? माँ आइए पास। जी जनाब, आ रहा भाई, छोड़ो। हाँ जी, आपका स्वागत है कांगड़ा में। देश बदलने के लिए प्रदेश में भी कुछ बदलाव होता है। जब बदलाव होता है तो भाजपा की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो देश और प्रदेश में आपको उन्नति, तरक्की, बदलाव देगी। बिल्कुल सच है इनका मामला। जी जी जनाब। नमस्कार जी, मैं जैसे युवा ये नहीं, आ रहा हूँ जनता से ही पूछूंगा मैं, मुझे तय है बिल्कुल। हाँ जी, जैसे इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने क्या किया है हिमाचल और पूरे देश के लिए, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा की सरकार ने क्या किया है देश और प्रदेश के लिए। प्रदेश में इन्होंने हाइड्रो कॉलेज सबसे बड़ा आज तक का इन्होंने ही खुलवाया, अभी तक कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इनको ये बताने की पहली मेरी ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा बात मेरी ये है कि एम्स जो सबसे बड़ी बात है, हिमाचल में पहले किसने एम्स देखा था? यहाँ पे एम्स का सपना हिमाचल में जो कि भाजपा की सरकार ने पूरा किया है। और 4 लेन का जो पहला काम शुरू भी इन्होंने बीजेपी ने ही किया है यहाँ पे, और इनको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी होगी कि आने वाले टाइम में इधर और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे और भाजपा की सरकार बस मुझे पता चल रहा। कैसे हैं आप? अरे बाबू जी आइए, कहाँ से आ रहे हैं? कांगड़ा से।
नहीं कांगड़ा के नहीं है आप। कोई शक है? हाँ बिल्कुल शक है, कांगड़ा में हो ही नहीं सकते आप। अंदर आइए। पक्का आप कांगड़ा के? बिल्कुल बिल्कुल कांगड़ा के ही रहने वाले? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मुन्ना। राजेंद्र मुन्ना। राजेंद्र मुन्ना। तीन बार बोलता हूँ मैं, राजेंद्र मुन्ना जी। राजेंद्र जी क्या काम करते हैं? मैं रनिंग का? नहीं पहले सुनिए, मेरा आउटसोर्सिंग का काम है हमारा, उसमें मैं सर्विस करता हूँ। तो क्या होने वाला है इस बार हिमाचल में? अभी तो सत्ता परिवर्तन की ओर है, महंगाई है, सब कुछ है, साफ तो नजर आ रहा है आपको। महंगाई है बिल्कुल। और बेरोजगारी, महंगाई, सब चीजें जो है वो आज आपके सामने है। जी जनाब, बीजेपी आ गया भैया, आ गया। रोजगार की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हम सब युवाओं को जैसे कि मालूम है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1998 में उस समय के प्रधानमंत्री भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। आज बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ जो उद्योग है जिसमें लाखों युवा हिमाचल के नौकरी कर रहे हैं, वो अटल जी की देन है। और इसके अलावा और भी आज हम हिमाचल में करते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं हिमाचल का युवा अपने पांवों पर खड़ा हो, उसके लिए हिमाचल की सरकार सब्सिडी। आ गया। हाँ जी, हाँ बेटा। ये अभी कह रहे रोजगार के ऊपर। हाँ। मैं हूँ जियो 817 का एस्पिरेंट। हाँ जी, जियो 817 एस्पिरेंट। जियो 817 का एस्पिरेंट है जी, आ गया। हाँ जी, हाँ सर अभी तक 2 टेस्ट क्लियर की है, ये भाई खड़े 4 टेस्ट क्लियर की है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं, स्टिल बेरोजगार। कहाँ है सर आपकी, कहाँ है सर? 20 टाइम सीएम साहब से मिलने जाते हैं शिमला, हमारी धज्जियां उड़ाई जाती है, कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं। इनके सर एजी सरकारी एडवोकेट, उनको नॉलेज ही नहीं है कि केस कल है। अच्छा कल केस है, इनको पता ही नहीं सर कल केस है। मैं चैलेंज करता हूं सर, इनकी सारी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई है जी। और सर इनके एडवोकेट से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारे को तो पता ही नहीं है केस का। सर इन्होंने ऐसे एडवोकेट बैठाए हुए जो जनता का फ्री का पैसा खा रहे हैं, हमारा पैसा, हमारे को धमकियां। जी आया जनाब। देखिए 50 साल आपको सुना कि पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हाँफने लगे? मुझे लगता है कि ये गलत फहमी है इनकी। हाँ। हम पंजाब में भी हमने भंगड़ा डाला है, और ऐसा भंगड़ा डाला है ना भाजपा नजर आ रही है ना कांग्रेस। 50 साल से ये लोग रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी वापसी नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने जनता के वादे कभी नहीं निभाए। ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कर्जा 70,000 के पार है, और प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार है। ये हालात है इस सरकार के। 13 साल हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस भाजपा का दोनों को राज देख लिया, लेकिन आज तक शिलान्यास का पत्थर नजर नहीं आया जिला कांगड़ा। अंग्रेज जहां रेल छोड़ गए थे, वहां से 20 किलोमीटर पीछे पालमपुर रेल पहुंच गई, बैजनाथ नहीं जाती है। अब पुल टूटा पड़ा है, रेल अंग्रेजों के समय की बंद हो गई, 1 इंच पट्टी नहीं बढ़ा पाए, चुनाव में वादा करते हैं। सारी बातें रटी हैं इनकी, सारी बातें एक एक करके बता रहे। इलेक्शन ऐसा ही होता है गुरुजी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चौधरी है। डॉक्टर अनुपम चौधरी जी, इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें सारे हिसाब किताब बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप यहीं पोस्टेड है कांगड़ा में? मेरा अपना नर्सिंग होम है। अपना नर्सिंग होम है, तो कोरोना के पीरियड में बड़ा काम करना पड़ा होगा। नहीं, कोरोना में तो हमारा बंद ही था। बंद था, तो लोगों की मदद? खुद हमारे को कोरोना हो गया था। आपको ही कोरोना हो गया था, उसके बाद तो ठीक हो गया होगा? बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। 1988 में पठानकोट में 8 बम ब्लास्ट हुए थे। उनमें से एक ब्लास्ट जो था हमारे हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और वो कंडवाल बैरियर पे हुआ था, जिसमें मेरी ही फैमिली के 1 नहीं 2 नहीं 32 मेंबर सफर कर रहे थे, जिसमें से 4 की डेथ हो गई थी। ये डॉक्टर रणवीर चौधरी ने जिन्होंने नर्सिंग होम खोला हुआ है, ये भी उसी फैमिली में से बिलोंग करते हैं। मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी, मेरी मामी जी की डेथ हो गई थी। जो ब्लास्ट हुआ उसमें? जो ब्लास्ट हुआ था डीएवी कॉलेज कांगड़ा में, दिनेश कौशल जी जो आजकल प्रिंसिपल हैं डीएवी मंदानी में, उन्हीं के साथ एक लड़का हुआ करता था मेरा कजन, उसकी भी डेथ हो गई थी। मैं श्रद्धांजलि देता हूं और आपके साथ इस दुखद क्षणों में जिसको आप याद कर रहे हैं, मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं। पूरे सहानुभूति की बात यहाँ है कि क्या है, खानिया जी हमारे नूरपुर से बीजेपी के
यानी कि मंत्री हुआ करते थे। आजकल वो उनको फतेहपुर आप बात क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से बोले। स्पष्ट रूप से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज दिन तक कांगड़ा में मेरे को 20 साल हो गए हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं। आज के बाद सारे लोग जान जाएंगे। ठीक 1900 मैं आता हूं आपके पास, बिल्कुल आता हूं सर, आता हूं। 1997 में मेरी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई, प्रेम बस में बम ब्लास्ट हुआ था। नाम था उनका पुष्पा चौधरी, फ्रॉम पुराना कांगड़ा। मैं आता हूं आपके पास सर, बिल्कुल आता हूं आपके पास। और आप ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बोले मुझे कांगड़ा में कोई नहीं जानता, आज जान गए। और आपने वो सारी चीजें जो जिक्र करी, मुझे नहीं मालूम क्यों जिक्र करी आपने, लेकिन आपने जिक्र किया उनका। मैं आपको यहाँ पे मैं मिलने आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जिक्र किया, निश्चित तौर से आपकी बात को रख लिया सामने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कांगड़ा मैं फिर से लौटता हूं आपके पास। वक्त छोटे से ब्रेक का। मेरी शिमले दिराए चंबा कितनी दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचमहल के जम्बू गोढ़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम के साथ मौजूद रहे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कांगड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जो एक बार फिर यहाँ पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे मुद्दे जो कांगड़ा के थे वो भी उठाए गए। हिमाचल का एक बड़ा मुद्दा मुझे मालूम है, जिसके यहाँ पे अध्यक्ष खड़े हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, वो भी एक मुद्दा है और उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि आखिर क्या है रास्ता, कैसे निकाला जाए रास्ता, या सिर्फ अभी फंसा के ही रखना है, बताना नहीं है, क्या करेंगे आप? सर रास्ते तो बड़े हैं हमारे पास, रास्ते खुले हैं। एक रास्ता मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़े, तो वो रास्ता तो हमने नहीं अपनाया। लेकिन इस बार जो भी हिमाचल का कर्मचारी करेगा वो एक उदाहरण होगा बाकी जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं उनके लिए, कि कर्मचारियों ने एकता बना के एक ऐसा वोट किया, अपना वोट उस तरफ किया कि पुरानी पेंशन बहाल जो हिमाचल में हुई, जैसे राजस्थान के कर्मचारियों ने मन बनाया था और पुरानी पेंशन आज वो ले रहे हैं, उस तरह हिमाचल के कर्मचारियों ने भी इस बार मन बना लिया है। दिखेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए आखिर में उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि भाई लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम ले लीजिए, फिर क्या करेंगे? कहने लगे कि हमने कहा आखिरी में उन्होंने दांव खेल दिया, तब भाई देखो भाई आप ही का सवाल है, ईमानदारी से पूछने दो। अगर उन्होंने दांव चल दिया तब क्या करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो चल ही दिया है, कांग्रेस में तो बाबूजी कह ही दिया है, और अगर बीजेपी ने भी चल दिया तुरुप का बत्ता, तब क्या करेंगे? देखिए हजारों में से एक सरकारी कर्मचारी चुन के आता है, तो जुमलों में और झूठे वादे में और सच्चाई में फर्क करना हम जानते हैं। जुमलों में, झूठे वादों में और सच्चाई में, हाय हाय, तीन ही वाक्य बोले इन्होंने, और तीन ही वाक्य में फैसला करना है आपको। मैं आया हूं, आपका ही है मामला। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? खड़े होइए। कहां से आना हुआ? कांगड़ा से। क्या नाम हो गया? अमित कालरा। अमित कालरा। अमित कालरा। कालरा साहब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बात है जो? बाबूजी उतनी दूर कैसे आएंगे हम? पास आइए जी। सर हम कुछ खास नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ खास नहीं बोलना चाहते? हमें व्यापारी। बोले डिब्बा बंद रहता है हमारा, हम बोलते नहीं है, और अगर हम बोल देंगे तो परेशान होना पड़ सकता है, हमें व्यापारी हैं। अरे ऐसा मत सोचा करो, बदलता देश है, बदलती दुनिया है, फिजा है, ताकत को समझो। अरे वही थोड़ी ना ताकती हैं
जो यहां खड़े हैं, आप व्यापारी हैं, आपके पास भी ताकत है और यही समय है, अपनी अपनी ताकत निकालो और अपने अपने बाजुओं का बल देखो। हर आदमी दिखा रहा है, हर आदमी आप हाथ पकड़ के उमेड़ रहा है, आप भी उमेड़ो। कौन रोक रहा है किसी व्यापारी को? बहरहाल मैं कह रहा हूं, करना नहीं है सब जी। क्या नाम है? इधर आइए, पास आइए, पास आइए। ऑडियो 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 जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम स्मृति है। स्मृति क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी, तो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? सर मैं तो इस सरकार से सेटिस्फाई हूँ और मैं स्पेशली आपको देखने आई हूँ। हाँ, इस सरकार से सेटिस्फाइड है और आपको देखने आई है, तो मेरे प्रोग्राम में तो तमाम मुद्दे चल रहे हैं। और आपका नाम क्या है? अदिति। मुझे एक बात हिमाचल की बहुत अच्छी लगी और जो मैं प्रेज करना चाहूंगा चारों लोगों से, वो यहाँ की संस्कृति है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं आप सारे लोगों का, कि महिलाओं को आप स्पेस देते हैं। सीट अभी नहीं दे रहे होंगे, मानो चुनाव नहीं लड़ने के दिया होगा, लेकिन आप स्पेस देते हैं महिलाओं को, और ये मुझे नहीं दिखता, और जगह नहीं दिखता सर, जहां महिलाएं बहुत पीछे खड़ी हो जाती हैं, बेचारी वहां तक आ ही नहीं पाती, अपनी वॉइस ही नहीं बोल पाती। कम से कम स्मृति आगे आ रही हैं, लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम? अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, यहीं के रहने वाली हैं? नहीं, मैं पंजाब से रहने वाली हूँ, फरीदकोट से। फरीदकोट से, तो इधर आई होंगी दर्शन करने? नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ सिविल हॉस्पिटल में, बट प्राइवेट, रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट, प्राइवेट। कुछ बोलेंगी या बोलेंगी? अरे तो अंदर आओ, यहाँ पास आ जाओ, आ जाओ, 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 जाओ। क्या बात है, 1.25 लाख से एक लड़ा होता है। गोविंद सिंह नाम कहा, पंजाब का है ना, पंजाब का खून। बोला मैं बोलूंगा, तो मैंने कहा पंजाब का खून है तो फिर रिंग में ही आके बोलेगा। और हिमाचल तो कभी किसी समय हिस्सा रहा है। जी बोलिए। और जो कांगड़ा जहां मैं खड़ा हूं, महाराजा रंजीत सिंह के रियासत का हिस्सा रहा है। 1902 में एक यहां पे बहुत भीषण एक भूकंप आया, 1905 माफ करिए, 1905 में भूकंप आया और कई हजार लोग यहां पे मरे, लेकिन उसके बाद फिर मंदिर खड़ा हुआ और उसके बाद तमाम सारे लोग फिर से आते। जी आप अपना मुद्दा कहिए। हाँ जी, मैं बेरोजगारी मुद्दा कहना चाहूंगी। भाई सुन लो मेरे भाई। हाँ, हम यहाँ पे 6 PhDs हैं, सब प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी खड़े हैं आपके पास, 18,000 की नौकरी कर रहे हैं इसी DAV कॉलेज में। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की सरकारी नौकरियां भी निकलती हैं हिमाचल में, बट वो पता नहीं कहाँ जाती हैं, किसको मिलती हैं, जिसकी अप्रोच उसी को मिलती है। और जो हम डिजर्विंग कैंडिडेट सुनते पूरी बात सुनते। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकली थी बट उनका कुछ नहीं हुआ। HPU में पोस्ट निकली थी, किसको मिली है? बीजेपी के बंदों को या अप्रोच वालों को, जो जिसकी भी पार्टी और हाथ में होती है। हम 6 PhDs बेरोजगार, रिसर्च पब्लिकेशंस, मैक्सिमम टॉपर्स होके भी बेरोजगार बैठे हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। 18, 35 हजार पे। कितना टाइम? क्या नाम है आपका? अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं और सरकारी, सुन लो यार बात, कोई काम की अगर इतनी अच्छी बात मैं अगर इतना ही अच्छा लगता हूं तो हल्ला पहले मचा लो, बाद में बात कह लूंगा। अमनदीप, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, सरकारी नौकरियां उतनी नहीं हैं, ये बात तो सच है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि आपके कैलिबर और आपके हुनर के मुताबिक आपको पैसे मिलने चाहिए। ये तो मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं कि ये संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरियां मिल जाएं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे हकीकत मालूम है, लेकिन हां आपके पास कैलिबर है तो आपको उसके मुताबिक आपको पैसे मिलने चाहिए। जी, बाकी मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे वो कह रहे थे पंजाब से मांगो, पंजाब से तो हम मांग ही रहे हैं, पर मैं हिमाचल वालों से भी बात कर रही हूँ। ये हिमाचल के वासी हैं, बेरोजगार हैं, PhDs लेके बैठे हैं, इनकी नौकरियां कहाँ हैं? जी अच्छा, उधर से ये कहा था कि पंजाब से मांगो। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया था यार, इन्होंने सुन लिया। बहुत अच्छा है, इनकी कान अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई क्यों पंजाब से क्यों मांगे, तुमसे क्यों ना मांगे? अरे ऐसा ना करो भाई। अच्छा ठीक है, मैं आया। जनाब कुछ बोलना चाहेंगे? यू वांट टू रिस्पॉन्ड? रोजगार की जो बात मैंने पहले की है कि ये मुद्दा इनका ठीक है, टैलेंट को उस हिसाब से सैलरीज मिलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी हमेशा युवाओं के साथ है और जिस प्रकार से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भारत के युवाओं से आह्वान किया है कि आप अपने पांव पर खड़े होइए, मेहनत करिए और मेहनत करके आपको निश्चित तौर से जो है रोजगार मिलने वाला है, और उसके लिए उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं चलाई। जी
देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ पुलिस भर्ती घोटाला, पेपर लीक, जेओई के मेरे साथी खड़े हैं, पेपर लीक, एचपी यूनिवर्सिटी का आप भर्ती देखिए, एबीवीपी के सभी पदाधिकारियों को असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया गया है। यहां भर्ती की प्रक्रिया है, जो लोग एबीवीपी के होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नौकरी मिलेगी। ये सारे कोरे आरोप हैं और ये जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों ने ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है। और पुलिस भर्ती की जो ये बात कर रहे हैं, पुलिस भर्ती का जो घोटाला हुआ पेपर लीक का, उसको लेके हिमाचल सरकार ने आज जिन पुलिस अधिकारियों ने इसको लेकर ये घोटाला लीक किए थे पेपर, 200 लोग जेल के अंदर है। पुलिस का द्वारा से फ्री में टेस्ट कराया गया, कोई द्वारा से फीस नहीं ली गई, उन लोगों को भर्ती करके ज्वाइन भी दिया गया। सर, मेरा सवाल है, 200 लोग जेल में हैं, क्या एक भी अधिकारी जेल में है जिन पर जिम्मेवारी थी? एक भी नेता जेल में है? नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो हाल में बाई इलेक्शन हुआ, जब वो हार गए तो उनसे पूछा गया कि क्या कारण हुआ भैया, क्यों हारे? तो उन्होंने मानी ये बात कि महंगाई है और बेरोजगारी के कारण हम हारे हैं। तो जब वो खुद मानते हैं इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है, तो उनको चुनाव में आने का अधिकार कहाँ है? आप आ जाएंगे तो सब दूर कर देंगे, कोशिश करेंगे हम। नेता बड़ा सयाना होता है। नेता बोला कोशिश करेंगे, सफल हो जाएंगे, तो ठीक नहीं हो। मैं आ रहा हूं, अरे भाई नाराज मत हो, आज तो बड़े आराम से चल रहा है। मुझे हिमाचल में बड़ा सुकून मिलता है, ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर, ये कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे। पहले कांग्रेस वालों से पूछे कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है और भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है, पहले वो तो कम करे। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में इन्होंने महिलाओं से जो वादा किया था 100 रुपए देने का, वो दिया? यहाँ पर भी घोटाला करेंगे, कुछ नहीं देंगे कांग्रेस वाले, सब झूठे वादे और झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। जी। मैं माननीय प्रणब जी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा। उनका जवाब आपके माध्यम से देना चाहता हूं। आप प्रणब जी आ जाओ, प्रणब जी आ जाओ। अरे प्रणब जी मारिए नहीं, घर आ जाइए। बड़े भाई है, बड़े भाई। सर, सरकार पूरी तरह से संवेदनहीनता खो चुकी है, सरकार विश्वसनीयता खो चुकी है। मेरे शाहपुर विधानसभा में बोह गांव में 12 लोग मारे गए, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके आए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बताइए कि आज तक उनको घर मिला, उन्हें जमीन मिली? कुछ नहीं मिला, सब झूठे जुमले। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री आए थे और फौरी राहत की घोषणा भी उसी समय कर दी गई थी और प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोगों को मिला भी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कहना है प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा में कुछ भी हो सकता है, उसमें हमारा राज तो नहीं है, परंतु उसके बाद क्या उसके लिए कुछ किया गया कि नहीं किया गया, वो किया गया निश्चित तौर पर। आप जिस दिन के उठा के देखेंगे तो उन लोगों को उसी समय आर्थिक सहायता की जो घोषणा की वो कर दी गई थी। अरे हल्ला ना बजाओ, टॉर्च आ रहा हूं। सब ठीक है? कहां फोन कर रही हैं? जी आ गया भाई, आ गया भाई। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। जी जी, नमस्ते माँ जी। नमस्ते जी। मैं कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा से हैं आप? जी। माताओं के नाम नहीं पूछे जाते। जी। अरे क्या बता रहे हैं? जी हाँ। मैं पेंशन के बारे में आई। पेंशन के बारे में? कौन सा पेंशन? जो 60 के बाद जो मिलती है? नहीं जी। हाँ। मैं पीएन थी स्कूल में ना। अच्छा, पीएन थी स्कूल में? हाँ जी। और भी हाँ जी। वो ओपीएस वाली? हाँ जी। वो वाली पेंशन, वो पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ जी, वो मिलना चाहिए। हाँ जी। अभी कितनी मिल रही है? आपको? 1500 रुपये। 1500 रुपए मिल रही है। घर में कौन कौन है? एक बेटा है। एक मिनट प्लीज सर। प्रणव जी बैठिए, या तो उधर चले जाइए। आइए बैठिए। जी। बेटा है, बहू है, 2 बच्चे हैं। बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता, दिहाड़ी तप्पी लगाता है। दिहाड़ी लगाता है। तो ठीक है, आपका 1500 रुपए मिलती है, आपको लगा कि ओल्ड पेंशन में कुछ मिलना चाहिए आपके लिए। आपका भी वही मुद्दा है? हाँ जी, पेंशन जी। पेंशन का ही है। गजब का मुद्दा है साहब, हुजूर आली। जी
सर ये देखिए आपके सामने दो एग्जाम्पल, जो एनपीएस नेता लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत इसमें पैसा डबल हो जाता है। इनकी लास्ट सैलरी आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल 18 से 20 हजार रुपये सैलरी इनकी लास्ट रही होगी, लेकिन रिटायर होने के बाद एक 1500 पेंशन कर्मचारी को मिल रही है और इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल सकती। जब ये उसके लिए अप्रोच करते हैं तो सेक्रेटरी इनको बोलता है कि आप तो सरकारी कर्मचारी रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। तो वृद्धा पेंशन से भी कम पेंशन जो है हमारे कर्मचारियों को मिल साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आज आप मिल गए हैं और लगातार 6-7वां शो है जिसमें मैं ओल्ड पेंशन पे बात कर रहा हूं। मिनिमम जो है 8 से 10 हजार हो, ऐसा कुछ लगा सकते हैं उस पे, और मैक्सिमम पे भी कुछ रिबेट लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इतनी से ज्यादा ना हो। देखिए सभी के लिए हो, अगर मिनिमम हो तो सभी के लिए हो, नेता लोगों के लिए भी वही हो और आम जब मैं आपसे ये बात कहता हूं तो आप नेताओं को क्यों ले आते हैं बीच में? देखिए एक संविधानिक जो है नहीं, लड़ाई आपकी नेताओं से है कि कर्मचारियों के न्याय से है? दोनों चीजों से है सर। बोले दुश्मनी तो नेताओं से है। अरे ये भाई बात नहीं, आप तो न्याय के लिए लड़िए। मैं कह रहा हूं आप न्याय के लिए लड़िए ना। आप कर्मचारियों, जैसे माँ बैठी है, इसके लिए लड़िए। इसको मिनिमम 8 से 10 हजार रुपए का मिले, 10 हजार रुपए मिले, 15 हजार रुपए मिले मिनिमम। और वो नेताजी के पास अगर पेंशन मिल रही तो हम इनको तो बाद में समझ लेंगे। नेताओं की बात, लेकिन आप ये बताइए मुझे, क्यों नेताओं से क्या मतलब है? इसलिए सर क्योंकि संविधान ने हमें प्रावधान दिया था पेंशन का कर्मचारी को, हाँ। और नेताओं को कोई प्रावधान संविधान कहीं भी नहीं देता। तो अगर नेताओं की, सुनिए अब सवाल ये आया, अगर नेताओं का पेंशन बंद कर दी जाए तो आप पेंशन मांगना बंद कर देंगे? बिल्कुल, अगर नेता लोग पेंशन लेने छोड़ देंगे, एनपीएस में आ जाएंगे, तो कर्मचारी भी एनपीएस में आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, एनपीएस कर्मचारी हूं। हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपया सालाना से पेंशन दी जा सकती है, लेकिन 1100 करोड़ रुपया एनएसडीएल के खाते में हर वर्ष जो है वो दिया जा रहा है। 7200 करोड़ रुपया 2003 से लेकर आज तक जो है एनएसडीएल के खाते में पड़ा है, जबकि मुख्यमंत्री एनएसडीएल एक कंपनी है जिसके थ्रू जो है प्राइवेट कंपनियों में जो है पड़ा हुआ है। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 2000 करोड़ रुपया अगर हमारे पास हो तो 2003 से लेकर आज तक के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है, लेकिन जो 7200 करोड़ रुपया एनएसडीएल में इन्होंने अपने चहितों के लिए वहां पे रखा हुआ है उसको वापस नहीं ला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप है, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन अध्यक्ष हूं, ब्लॉक भवारना से। कुलदीप जी, मुझे तो इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं आती, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हिमाचल में सारे कर्मचारियों को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आती है और सारा दिमाग इधर लगाए कि कहां पैसा कहां रखा है। इतना दिमाग लगाए हुए हैं सारे कर्मचारी। मैं आ रहा हूं। सारे कर्मचारी, मुझे भाई साहब रुकिए 1 मिनट 2 मिनट, मुझे बात करने दीजिए। मैं भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे, आपको फाइट करिए और आपको मिले, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं सारे कर्मचारी रोज एक पेपर और एक कलम लेके मेरे शो में आते हैं और सारा हिसाब रखे हुए हैं, कहां पैसा, कहां किधर कौन सा पैसा पड़ा हुआ है और कैसे पैसा मिल सकता है। बहुत अच्छा है, रखना चाहिए, हिसाब रखिए आप, बहुत बढ़िया हिसाब रखिए, बहुत अच्छा हिसाब रखिए। सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। मुझे एक कागज अभी थोड़ी देर पहले पकड़ाया गया, मैं जरूर पढ़ देना चाहता हूं। भैया जी नमस्ते, मेरा भाई बीमारी से जूझ रहा है, पिताजी ने सारा पैसा इलाज में लगा दिया है, उनके पास पोते की फीस देने के लिए लास्ट ईयर से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं है पैसे। अपील करना चाहती हूं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उनका पता है लॉरेंस रोड, दिल्ली, पूरा पता लिखा नहीं पढ़ रहा हूं मैं। उनकी बेटी की तरफ से, वो बेटी यहां पे बैठी होंगी कहीं, उनकी बेटी की तरफ से उनके बेटी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री की अपेक्षा करूंगा। जी, ये मैं आम आदमी पार्टी को देता हूं, ये प्लीज आप आम आदमी पार्टी इनका इसको भेजें दिल्ली और इसका सॉल्यूशन करें, जरूर सॉल्यूशन करें। जनाब, बातचीत क्योंकि लाइट आ गई तो वो बहन यहां पे बैठी थी, उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि दिल्ली में ये बात पहुंचाई जाए और इलाज के लिए कहा जाए। मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को दे दिया, प्लीज उनको दिल्ली सरकार तक पहुंचाएं। बहन, मैं सोचता हूं कि उम्मीद जरूर कि वहां से कुछ राहत होगी। जी, आपका नाम?
क्षमा मांग रहा हूँ। जी क्षमा। क्षमा जी। क्षमा जी नमस्ते, कैसे यहीं पे रहती हैं आप? सर मैं ऊना से हूँ, यहाँ कांगड़ा रहते हैं हम। ऊना तो मैं आ रहा हूँ, शो करने आ रहा हूँ। कल चंबा करूंगा शो, चंबा के बाद फिर ऊना शो करूंगा। तो आप तो यहाँ काम करती होंगी? सर नहीं, मेरे हस्बैंड करते हैं यहाँ काम। अच्छा हस्बैंड काम करते हैं। हस्बैंड क्या करती है? हस्बैंड बगल तो खड़े हैं। जी जी मैं क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार है। अश्विनी जी क्या काम करते हैं? मैं सर बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं। आपका तो कोई मसला नहीं है बैंक और पेंशन वेंशन वाला? मसला नहीं अभी कोई। हाँ, हम लोग प्राइवेट वालों का कहाँ कोई मसला है, कोई मसला ही नहीं है। बाबूजी नमस्ते, खड़े हुई है, मैंने बहुत देर से पहले से देख लिया था। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हम क्या कहेंगे, जो भी सरकार आती है अपने समय में हर एक काम करती है और समय के इस बार आप तो एक ही बात बता दी, आप तो तजुर्बे के हिसाब से लग क्या रहा है हिमाचल में? वो तो अभी 12 तारीख को लोग जो, अरे 12 तारीख को ना बताइए, अब आप हमको भी आप 12 तारीख बताने लगा। बताइए क्या चल रहा है इधर से? हर एक विधानसभा के क्षेत्र में अपनी अपनी परिस्थितियां अलग। 13 में यहाँ तो कितनी है? 15 है ना? 15 में पिछली बार बीजेपी 11 थी, इस बार बताइए क्या होगा? इस बार कुछ कम भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की बढ़ भी सकती है। ये जो हालात बनते जाएंगे अभी 12 तारीख तक, उन हालात के मुताबिक वैसा होगा। जी जनाब। जनाब सर मैं वाल्मीकि जाति एससी समाज से बिलोंग करता हूं। स्वागत है आपका शो में। मैं ये बात क्या ना, थोड़ा 2-3 मिनट आप जल्दी करेंगे क्योंकि 53 हो गया। 53 हो गया है। सर जो भाजपा पार्टी में कार्य हुए हैं, मैंने खुद एक समाज सेवी हूं। मैंने कम से कम अपने वार्ड नंबर 4 में कम से कम 600-700-800 पेंशनें लगाई हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25-30 मकानों को 1,85,000 रुपया भाजपा सरकार के द्वारा मैंने दिलवाए हैं। कांग्रेस सरकार ने हमेशा गरीबों को डर दिया। मैं आपको बताता हूं वो डर क्या था। डर ये था कि जब बरसात होती थी, बरखा होती थी, तो गरीब आदमी वो डरता था कि कहीं तूफान में मकान ना उड़ जाए, छत ना उड़ जाए। लेकिन वो डर भाजपा सरकार ने जयराम सरकार ने वो डर खत्म कर दिया गरीबों का। जो मकान बना के दिए, बरसात में मकाने। कांग्रेस आप आज ये ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। ओबीएस का जो मुद्दा होगा वो भाजपा सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। मैं कांग्रेस जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में इतने घोटाले हुए हैं, आज 8 सालों में बता दे कि कोई भी घोटाला हुआ है। आप सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं, कांगड़ा में जो ओबीसी और ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब और जो वोट्स हैं उनका प्रतिशत जो है काफी है और वो एक समीकरण बनाता है। क्या नाम है? बहुत शुक्रिया सर। सोचने ना बेटे, ना बच्ची से क्या नाम है बेटा? आहाना शर्मा। आहाना शर्मा नहीं पूछ पाया, आपने सब कह दिया सर, एक लाइन में सब कह दिया, सब निपटा दिया आपने, पूरी डिबेट निपटा दी। क्या नाम है बेटा? जल्दी आओ, अंदर आओ। क्या आना बोलो जल्दी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सारे पॉलिटिशियंस एक बार एमएलए या फिर किसी भी असेंबली में चले जाए वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये लोग अगर पेंशन ना देके वो टैक्स कहीं अच्छी तरह से यूज करें तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको फैसिलिटीज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है, कार फैसिलिटीज, हाउस मिलता है, बट ये लोग कभी नहीं मानते। ये जो आप सवाल पूछ रहे थे नेताओं की पेंशन के बारे में, ये बेटा मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सैलरी सबको मिलनी चाहिए, सैलरी सबको होनी चाहिए। अगर सैलरी नहीं होती है तो नेता विधायक जो चाय पिलाएगा वो गड़बड़ करेगा, और मैं मानता हूं उसका खर्चा भी बहुत होता है, इसलिए उसको सैलरी जरूर होनी चाहिए। ईमानदारी की बात तो ये है। पेंशन पे लड़ाई है तो तुमने देख ली, लेकिन मैं एक बात सर आपसे कहना चाहता हूं कि सबको सुरक्षा मिले ये दायित्व तो होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ की तरफ से हो, समान शिक्षा की तरफ से हो, हेल्थ कार्ड हो, स्कूल कार्ड हो। वहन कौन करेगा? सरकार कहेगी मैं तो नहीं करने वाली, क्यों करूं, क्यों बटन लूं, क्योंकि वक्त तो बदल चुका है, तो क्यों लूं? जी जनाब। धन्यवाद आपका। आज दूसरी बार ये सौभाग्य है कि माता ब्रजेश्वरी की इस पवित्र धरती पर आपका मुझे स्वागत करने का मौका मिल रहा है। समस्त कांगड़ा वासियों की तरफ से आपके न्यूज चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। धन्यवाद। मेरा विदाई कर दी आपने? नहीं। आप हमेशा आइए। आप 5 साल बाद क्यों आए? 5 साल बाद क्यों आए? नेताओं में और मुझ में क्या फर्क है? मैं भी वही हूं जैसे ये है। 5 साल में ये आते हैं, 5 साल में मैं आता हूं, और ये बजा के चले जाएंगे। लेकिन एक वादा है, मैं बहुत जल्दी दोबारा आऊंगा यहाँ पे। आज अभी बस सिर्फ